हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में अभी जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक 15 क्लास कर चुके हैं। ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखें तो क्या करिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाइएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहां से सारा क्या करिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बाकी पीडीएफ है जो कल तक क्या होगा कि सारा डाल देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग 16वां क्लास करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में पढ़ना क्या है, क्योंकि हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। और मौर्योत्तर काल में है जो हम लोग हिंद यूनानी तक पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ना था शुंग वंश, पढ़ना था कण्व वंश, पढ़ना था सातवाहन वंश, पढ़ना था, और मध्य एशिया से जो भारत का संपर्क आया था उसमें क्या पढ़ना था, तो हिंद यूनानी पढ़ना था, शक पढ़ना था, पहलव और कुषाण। इतना जो टॉपिक है मौर्योत्तर काल में हम लोग को पढ़ना होता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये जो 3 टॉपिक है आज हम लोग क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, हम लोग कल देखे थे यहाँ पर कि पश्चिमोत्तर भारत में क्या था, कि पश्चिमोत्तर भारत तक किसका विस्तार था, तक मौर्य काल में मौर्यों का विस्तार था। तो वहां पर क्या आया था कि यूनानी, शक और पहलव और कुषाण ये सब आया और हमला करने लगा। और धीरे धीरे क्या था कि पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार करने लगा था, जिसमें सबसे पहले कौन आया था, हिंद यूनानी आया था, जो हम लोग कल देखे थे। ठीक है। आप पूछ भी लेता कि प्रथम यूनानी कौन था, तो आपको याद रखना कि डिमेट्रियस प्रथम था। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लिए, क्योंकि यहाँ से लिंक बन जाएगा कि यूनानी के बाद शक आया, पहलव आया और कुषाण आया। ये मिलान करने के लिए भी दे देता है कभी कभी कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाएं। तो आपको याद रखना है सिंपल सी लगातार में कि यूनानी आया था, शक आया था, पहलव आया था और कुषाण आया था। ये ध्यान में रखना है आपको। तो आज हम लोग देखेंगे कहाँ से, तो शक के देखेंगे, क्योंकि ये शक वंश भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना एग्जाम के लिए। तो हिंद यावनों के बाद इंडो ग्रीक के बाद कौन आया था, तो आपको बताना है कि शक आया था। और शक क्या किया कि भारत पर हमला किया। ठीक है। ये किस रास्ता से होकर आया था ये भी पूछ लेता है, तो आपको बताना जो है कि ये भारत पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आया था, और इसका 5 शाखा था। 5 शाखा था, और हर की राजधानी भारत में या अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पे था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 5 शाखा कौन कौन था शक का, तो आपको बताना है कि अफगानिस्तान था, मथुरा हम लोग जानते हैं कि यूपी में, पश्चिमी भारत, ठीक है, ऊपरी दक्कन वाला क्षेत्र, और पंजाब जो तक्षशिला जो है कहां पर, आपका याद रखना है कि पाकिस्तान में वो वाला क्षेत्र। ये इसका क्या था कि शक का 5 मतलब की शाखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। 57 से 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि विक्रम सेन नामक एक उज्जैन का क्या थे कि राजा थे। वो क्या किए कि शकों को युद्ध में पराजित कर दिए थे, मतलब कि यहाँ पर शक का हार हुआ। और क्या किए, ये जो थे उज्जैन के जो राजा थे विक्रमसेन, इसको बाहर खदेड़ दिए थे यहाँ से। और क्या किए कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और विक्रमादित्य ने मतलब कि विक्रमसेन ने क्या किए कि विक्रम संवत नामक 58 ईसा पूर्व में शकों के पराजित करने के बाद, मतलब कि 58 ईसा पूर्व में क्या किए कि विक्रम संवत चालू किए, स्टार्ट किए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसके उपलक्ष्य में, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि विक्रमादित्य जो ये उपाधि था इतना प्रचलित हुआ था कि बहुत सारे इतिहास में जो राजा है क्या किए कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए। और ऐसा कितना राजा हुए हैं, तो 14 राजा हुए हैं, जिसमें सबसे विख्यात जो है हम लोग जानते हैं कि गुप्त सम्राट जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, वो भी क्या किए थे कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। जब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, तो गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे सारे के बारे में। ठीक है। तो ये जो इसमें सबसे अगर पूछ ले कि विख्यात विक्रमादित्य के उपाधि धारण करने वाले अब तक का राजा कौन हुए, तो गुप्त सम्राट कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि एक इसमें रुद्रदमन प्रथम नामक एक शासक हुए, जो सबसे विख्यात हुए शकों में। ये ध्यान में रखना। और इनका शासनकाल अगर पूछ ले कि कब से कब तक था, तो आपको 20 साल तक इनका शासनकाल तक था। कब से कब तक, तो आपको बताना 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। ठीक है। इसने अपना बड़े भाग को क्या किए थे, भारत में बड़े भाग को क्या किया था, जीत लिया था। जिसमें कौन कौन सा शामिल था क्षेत्र, तो आपको बताना है सिंध था, कोकन था, नर्मदा घाटी था, मालवा, कठियावाड़ा, गुजरात के बड़े भाग में क्या किया कि शकों का स्थापना किया। और जो सुदर्शन झील जो बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसको क्या किया था, तो पुनर्उद्धार किया था, मतलब फिर से इसको मरम्मत करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सुदर्शन झील भी कहाँ पे था, तो आपको याद रखना है कि कठियावाड़ा जो गुजरात ये सब के क्षेत्र में पड़ता है, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में, वहां पे था।
ठीक है। और किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो आपको पूछते रहता है तो आपको बताना है कि ये बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अरे कहाँ से ये जो है साक्ष्य मिलता है, तो आपको बताना है कि जो जूनागढ़ अभिलेख था रुद्रदमन के, उसी में ये जो है साक्ष्य मिलता है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। रुद्रदमन जो था बहुत बड़ा संस्कृत का प्रेमी था और इसीलिए जो है ये जूनागढ़ जो अभिलेख है विशुद्ध संस्कृत भाषा में ही ये लिखा गया है। ये भी एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बारे में कभी कभी पूछते रहता है कि कौन ऐसा शासक जो था जो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो आपको बताना है कि रुद्रदमन जो शक वंश का क्या था कि एक शासक था और सबसे विख्यात शासक भी यही हुआ। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या कि क्षत्रप शक नरेशों ने भारतीय प्रदेशों के शासक को क्या कहा जाता है, तो क्षत्रप कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद कौन सा है हम लोग को पढ़ना, तो हम लोग जानते हैं कि पढ़ना क्या है कि पहलव पढ़ना है और पहलव को पार्थियाई भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शक के बाद क्या हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत में पहलवों का क्या हुआ कि अधिपत्य हुआ, जो ईरान के क्या था कि मूल निवासी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ईरान से ही ये क्या किया कि भारत आया था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछते रहता है कि जो पहलव था मूल निवास कहाँ था, तो आपको बताना है कि ईरान के रहने वाला था। ठीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध राजा जो हुआ पहलव में कौन था, तो गोंडोफर्निस था। और उसी के शासनकाल में क्या हुआ कि संत टॉमस नामक एक ईसाई धर्म का प्रचारक भारत आया और ईसाई धर्म का प्रचार भी किया था। ठीक है। तो कभी कभी पूछते रहता है कि गोंडोफर्निस के समय कौन ऐसा ईसाई धर्म का प्रचारक था जो भारत आया था, तो आपको बताना है कि संत टॉमस। ठीक है। उसके शासनकाल में ही क्या हुआ कि एक अभिलेख लिखा गया तख्ते वही, जो पेशावर से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तख्ते वही इसका नाम था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुषाण। इसमें कुषाण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे लास्ट में भले ही आया था लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक क्या किया था, राज भी किया था, हम लोग जानते हैं। पार्थियाइयों के बाद मतलब कि पहलव के बाद कौन आया, तो कुषाण आया था, जो यूची या तोखरी जाति से क्या करता था, बिलोंग करता था, या यूची या तोखरी भी इसको कहते हैं। जो कहाँ के रहने वाला था, तो आपको याद रखना है कि चीन या चाइना का रहने वाला था। ठीक है। यूची नामक एक कबीला का था और ये जो है कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था और कुषाण भी उन्हीं कबीलों में से एक था। ठीक है। इंडिया में अगर पूछ ले कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि कुजुल कड़फिसेस जो था इंडिया में कुषाण वंश का संस्थापक था। और आपको ध्यान में रखना है कि इसने क्या किया था कि तांबे का सिक्का भी जारी किया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्का मतलब सोना का सिक्का भी जारी किया, जिनकी शुद्धता इतना अच्छा था कि जो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का जारी हुआ था उससे भी अच्छा माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल में सबसे अच्छा जो है स्वर्ण सिक्का जारी होता है, लेकिन उससे भी अच्छा सिक्का जो जारी हुआ था किसके समय में हुआ था, तो कुषाण के समय में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो कौन किया था, तो भीम कड़फिसेस किया था, जो कुषाण वंश के अगला शासक था, कुजुल कड़फिसेस के बाद वाला। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर क्या था, क्या क्या चीज का चिन्ह दिया होता था, तो हम लोग को याद रखना है कि नदी, शिव, त्रिशूल, ये सब का क्या होता था कि आकृति बना होता था, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो थे किस धर्म का मानते थे, तो शैव धर्म का प्रतिपादक थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद राजा कौन बना कुषाण वंश में, तो कनिष्क, और कनिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुषाणों में। ठीक है। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, तो कनिष्क हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है। और कनिष्क का क्या हुआ था कि 78 ईस्वी में ये राजा बना था, उसी के उपलक्ष्य में ये शक संवत भी चलाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और शक संवत जो है भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है और इसकी 2 राजधानी था। कौन कौन, तो आपको याद रखना है फिरोजपुर, जो इसको पेशावर भी बोलते हैं, और दूसरा कौन था, तो मथुरा। ठीक है। पेशावर हम लोग जानते हैं कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्क के समय में ही क्या हुआ था कि चौथा बौद्ध संगीति भी हुआ था। और ये जो था कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था और क्या करता था कि ये मदद भी करता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि ये बौद्ध धर्म का मानने वाला भी एक तरह से कह सकते हैं। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था हम लोग जानते हैं कि कनिष्क के समय में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल वन कश्मीर में, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। ये आपको ध्यान में रखना।
अगर यहाँ से टॉपिक कोई बौद्ध धर्म से छूटता है तो आपको क्या करना है कि एक बौद्ध धर्म के नाम से क्या है कि पूरा क्लास लिया हुआ है, वहां से आप क्या करिएगा कि वो जाके क्लास देख लीजिएगा, वहां से उसके बाद आपका क्वेश्चन एक भी बौद्ध धर्म से नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अश्वघोष जो थे कनिष्क के राज कवि थे। पूछते रहता है कि कनिष्क के राज कवि कौन थे, तो आपको बताना है कि राज कवि इनके कौन थे, तो अश्वघोष थे। और इनके द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध बुक लिखा गया था, जो बार बार पूछते रहता है, आपको बताना है कि बुद्ध चरित। और भी कौन कौन सा बुक लिखे थे, तो आपको बताना है कि सौंदरानंद लिखे थे, और दूसरा कौन लिखे थे, तो आपको बताना है कि सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, जिसमें लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है कि अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनके राज्य वैद्य के भी बारे में पूछते रहता है, तो चरक, और ये भी पूछते रहे ऐसे जैसे कि मिलान करने के लिए दे देता है कि चरक किस चीज से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना है कि ये क्या थे कि राज्य वैद्य थे, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि एक डॉक्टर थे। जिनके द्वारा क्या लिखा गया था, तो आपको बताना है कि चरक संहिता लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क के शासन काल में क्या हुआ कि भारत का जो व्यापारिक संबंध था मध्य एशिया और पश्चिमी विश्व के साथ बना, और क्या हुआ था कि बहुत मजबूत भी हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना है कि इस समय जो था एक चाइना में हम लोग जानते हैं कि चाइना ने क्या किया था कि सिल्क एक रोड निर्माण किया था। उस समय कनिष्कों का ही अधिपत्य था सिल्क रोड पर। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि उस समय कनिष्क जो था, मतलब कि कुषाण वंश जो था, क्या था कि बहुत मजबूत था, इसलिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कनिष्क के अभिलेखों में क्या है कि देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा गया है। ये आपको याद रखना है। तो ये पूछते रहता है कि देवपुत्र शाही सहानुशाही किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कनिष्क को कहा गया है। ये ध्यान में रखना है। कनिष्क के शासन काल में क्या हुआ कि कला की दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ था। एक तो था गंधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। ठीक है, गंधार शैली किस क्षेत्र में ये जो विकास ज्यादा हुआ था, तो आपको बताना है कि पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, अफगानिस्तान वाले भी क्षेत्र में कुछ हुआ था, सिंध वाले क्षेत्र में, ये सब वाला है। मथुरा शैली तो आपको याद रखना है कि यूपी वाले क्षेत्र में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया कि पुरुषपुर, जिसको पेशावर के भी नाम से जानते हैं, पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण किया था, और इसी के पास में ही एक विशाल संघाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण किया था, जिसका वास्तुकार कौन था, तो आपको याद रखना कि अलिगस था। ये ध्यान में रखना, जो यमन का एक क्या था कि बहुत अच्छा वास्तुकार था। ठीक, वासुदेव कुषाण वंश के क्या हुआ कि अंतिम शासक हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और वसुमित्र महाविभाष शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। वो जो है बौद्ध धर्म का एक विश्व कोश भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि महाविभाष शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है कि वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। नागार्जुन बहुत ज्यादा क्या थे कि पढ़े लिखे एक व्यक्ति, मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति बोल सकते हैं, जो मार्टिन लूथर से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मार्टिन लूथर जूनियर किंग है जो दूसरा है, इसका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। अब मार्टिन लूथर को जो जन्म हुआ था, मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ था, ये जो है 15वीं शताब्दी में ही हुआ था। 1400 लगता है 84 ईस्वी में हुआ था। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 1400 कुछ ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो 1400 कुछ ईस्वी में हुआ था, लेकिन मार्टिन लूथर जो किंग था जूनियर, उसका जन्म हुआ था 1929 में, मतलब कि वो दूसरा है और ये दूसरा है। मार्टिन लूथर जो था बहुत बड़ा एक ज्ञानी व्यक्ति था, आप कह सकते हैं। इसीलिए इनका क्या है कि नागार्जुन से तुलना किया जाता है, और इन्होंने जो नागार्जुन है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी दिए थे, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत का आइंस्टीन किनको कहा जाता है, तो आपको बताना है कि नागार्जुन को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इनकी एक कृति माध्यमिक सूत्र भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जो माध माधिका ये सब निकालते हैं ना मैथ में, स्टैटिक्स में, वो वाला बहुत ज्यादा क्या है कि नागार्जुन का ये वाला भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो है क्या है कि मौर्योत्तर काल जो है खत्म हो चुका है। आगे हम लोग क्या करेंगे, कल जो शुरू करेंगे गुप्त काल शुरू करेंगे, वहां से सवाल बहुत ज्यादा बनता है। ठीक, गुप्त काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।